यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज डे 3 आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है और इसमें आज का टॉपिक आपका रहेगा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसके विषय में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। एक फेज की जो प्रेरक मोटर होती है उनको प्रारंभ करने की दो विधियां होती हैं, ठीक है ना। सिंगल फेज की जो इंडक्शन मोटर है इनको स्टार्ट करने की, ठीक है ना, स्टार्ट करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की दो विधियां होती हैं और इसमें दो विधियां होती हैं और इसमें कौन कौन सी विधि है? पहली है फेज स्प्लिटिंग, ठीक है ना, फेज स्प्लिटिंग विधि। और दूसरी है आपकी कौन सी? शेडेड पोल विधि। कौन सी है? शेडेड ध्रुव विधि। आज आप फेज स्प्लिटिंग की विधि के विषय में पढ़ेंगे। और कोई भी अगर सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर है, ठीक है ना, सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर है, इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, स्टार्ट करने के लिए कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। या तो उसमें आपका क्या रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना, या तो रेजिस्टेंस रहेगा जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, या फिर क्या रहेगा? संधारित्र रहेगा, ठीक है, या सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहेगा, S/F/V CPS सेंट्रीफ्यूगल स्विच, C/F या CPF सेंट्रीफ्यूगल स्विच या CFS भी इसको कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये रहेगा, ठीक है। या फिर अगर मोटर को, किसी भी मोटर को, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है तो इसके स्थान पर रेजिस्टेंस रहेगा या संधारित्र रहेगा, या संधारित्र के साथ में CFS रहेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, या प्रतिरोध के साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहेगा, या फिर एक होती है शेडिंग कुंडली, ठीक है ना, शेडिंग कुंडली, या फिर ये कुंडली रहेगी जो मोटर को प्रारंभ कर देती है, ठीक है दोस्तों। तो आज चलते हैं स्प्लिट फेज विधि पर। स्प्लिट फेज विधि में क्या है? स्प्लिट फेज विधि या फेज स्प्लिटिंग विधि। इस विधि द्वारा सिंगल फेज प्रेरण मोटर की स्टेटर कुंडलन को एक फेज से दो फेज में विभाजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि इस विधि द्वारा सिंगल फेज के इंडक्शन मोटर को टू फेज में विभाजित किया जाता है, ठीक है, विभाजित किया जाता है। ये तो इसकी कंडीशन है। एक फेज को दो फेज में विभाजित करने के ही तरीके को हम फेज स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। सिंगल फेज का जो स्टेटर है इसमें मुख्य रूप से दो कुंडलियां होती हैं, ठीक है ना। जो स्टेटर होता है इसमें दो कुंडलियां होती हैं, ठीक है ना। इसमें कुंडलियों की संख्या, स्टेटर में कुंडलियों की संख्या दो होती है, ठीक है ना। स्टेटर में क्या? कुंडली कितनी होती है? दो होती है, पहली कुंडली और दूसरी कुंडली। एक को हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरे कहते हैं हम रनिंग वाइंडिंग, ठीक है ना। ये होती है आपकी प्रारंभिक कुंडली, ठीक है ना, प्रारंभिक कुंडली, और दूसरी होती है गतिशील कुंडली, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। और अगली बात, जो सिंगल फेज के जो मोटर होते हैं, ठीक है ना, सिंगल फेज के मोटरों में जो कुंडलन होती है, जो दो कुंडलन होती है, कौन सी? स्टार्टिंग और रनिंग। ये कैसी होती है? कुंडलन कैसे जुड़ी होती है? समांतर में, परस्पर समांतर क्रम में जुड़ी होती है
और इनके बीच में 90 डिग्री का विद्युतीय, ठीक है ना, 90 डिग्री का विद्युतीय अंतराल भी होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। दोनों कुंडल में इस फेज स्प्लिटिंग के कारण, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स उत्पादित होता है और टू फेज की, ठीक है ना, जो दोनों कुंडलन जो होती हैं, ठीक है ना, दोनों कुंडलन के कारण मोटरों में फेज स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसके कारण रोटेटिंग बलगोड़ उत्पादित होता है। ठीक है ना, और मोटर जो है उसका रोटर को स्टार्टिंग टार्क मिल जाता है और मशीन इसी के कारण घूमने लगती है। ठीक है ना, इन दोनों कुंडलन द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र घोड़ी होता है। क्या? इन दोनों कुंडलों के कारण, इन दोनों कुंडलों के कारण उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा दोस्तों? घुरडी होता है। ठीक है ना, घुरडी होता है, जिससे रोटर घूमने लगती है। तो याद रखना, फेज स्प्लिटिंग विधि द्वारा एक फेज की सप्लाई को दो फेज में विभाजित किया जाता है और ये सिंगल फेज के इंडक्शन मोटरों में होता है। स्टेटर में जो कुंडली होती है, ये दो कुंडलियां होती हैं, एक होती है स्टार्टिंग और दूसरी होती है रनिंग। ठीक है, सिंगल फेज की मोटर की जो कुंडली होती है स्टार्टिंग और रनिंग, ये परस्पर 90 डिग्री विद्युतीय अंतराल पर रखी जाती है। इन दोनों कुंडलियों के कारण उत्पादित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये कैसा होता है? घोड़ी होता है। दोस्तों, एक कुंडली का जो कुंडलन क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये पल्सेटिंग होता है। याद रखना, जो दो कुंडलियां होती हैं, इसका रोटेटिंग, टू फेज का जो फ्लक्स होता है वो रोटेटिंग होता है और थ्री फेज का भी जो फ्लक्स होता है वो भी रोटेटिंग होता है। ठीक है, स्प्लिट फेज स्प्लिट के आधार पर जो मोटरें हैं वो कौन कौन सी हैं, चलते हैं आगे। फेज स्प्लिटिंग के आधार पर जो मोटरें हैं वो कौन कौन सी हैं, देखते हैं। फेज स्प्लिटिंग के आधार पर, फेज स्प्लिटिंग के आधार पर मोटरें, ठीक है ना, सिंगल फेज की मोटरें कौन कौन सी हैं, देखते हैं। सबसे पहले है स्प्लिट फेज मोटर, दूसरी है स्थायी संधारित्र मोटर, तीसरी है संधारित्र चल, संधारित्र प्रारंभ मोटर, इसको संधारित्र चल मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको संधारित्र चल मोटर भी कहा जाता है। संधारित्र प्रारंभ मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर। और 4 नंबर पर है संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है ना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, याद रखना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, तो ये फेज स्प्लिटिंग के आधार पर ये 4 मोटर हैं और ये 4 की चारों मोटर जो हैं ये सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर होती हैं और इनका जो रोटर होता है, इनमें सभी का रोटर जो होता है ये कैसा होता है? एकल पिंजरा होता है।
कैसा एकल पिंजरा प्रारूपी होता है। अब आता है आपका स्प्लिट फेज मोटर। इस मोटर के विषय में विस्तार पूर्वक जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मोटर के विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी? स्प्लिट फेज मोटर। चलिए चलते हैं आगे। स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है। बनाते हैं इसका डायग्राम। ये जो है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। यहां पर एक लगाया गया रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया गया, यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया गया, और यहां पर ये क्या लगाया गया? अब केंद्रीय स्विच लगा दिया गया, ठीक है। और एक वाइंडिंग और होती है जिसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसमें फेरों की संख्या होती है कम, ठीक है। फेरों की संख्या होती है कम। स्टार्टिंग वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। और यहां होता है आपका एक रोटर। कौन सा रोटर होता है? ये पिंजरी रोटर होता है, पिंजरा प्रारूपी रोटर होता है, ठीक है। चलिए आगे। ये है आपका रोटर का शाफ्ट, ठीक है। यहाँ पर कौन सी सप्लाई देंगे? ये फेज है, ये न्यूट्रल है। यहाँ पर सिंगल फेज की एसी सप्लाई रहती है, ठीक है ना। सिंगल फेज की एसी सप्लाई का मतलब है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई इसके बीच में रहती है। यहाँ से इसमें धारा इनपुट होगी, ठीक है ना। ये मेन धारा होती है, और यहाँ पर जो धारा जाएगी, ठीक है ना, ये कौन सी कुंडली है? SW स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो ये IS हो जाएगी। ये कौन सी कुंडली है? ये रनिंग कुंडली है, तो ये IR हो जाएगी। ये कुंडली कौन सी है? प्रारंभिक कुंडली, ठीक है ना, प्रारंभिक कुंडली। और ये कौन सी है? गतिशील कुंडली, ठीक है ना, गतिशील या रनिंग कुंडली, ठीक है ना, रनिंग कुंडली। इसको हम क्या कहते हैं? RW, इसको SW कहते हैं। अब होता क्या है कि जो प्रारंभिक कुंडली है इसमें प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध इसमें होता है उच्च। फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रतिरोध होता है अधिक। फेरे क्या होते हैं? ठीक है ना, फेरों की संख्या होती है इसमें ज्यादा। फेरों को हम N के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। फेरों की संख्या होती है अधिक। जब फेरों की संख्या अधिक होगी तो धारा क्या हो जाएगी? इसमें धारा का मान ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो धारा कम। और एक चीज जो प्रतिघात, प्रतिघात तो प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो प्रतिरोध अगर अधिक है तो प्रतिघात क्या होगा? कम। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है? प्रतिरोध और फेरों की संख्या जो है ये ज्यादा होती है, धारा और प्रतिघात का मान कम होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है किस कुंडली में? इस वाली कुंडली में, ठीक है ना। गतिशील कुंडली या रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है? RW में देखते हैं। रनिंग वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू होती है कम, ठीक है ना। और जो फेरे होते हैं ये फेरों की संख्या होती है इसमें कम। ये दोनों कम हो गए। अब जो धारा प्रवाहित होगी कौन सी? IR। ये कौन सी? IS, ठीक है ना। जो धारा प्रवाहित होगी ये धारा क्या होगी? जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान ज्यादा, और प्रतिघात का मान क्या होगा? रेजिस्टेंस का मैंने बताया था कि ये उल्टा होता है, तो ये प्रतिघात होता है, ठीक है ना। X को हम क्या कहते हैं? X को प्रतिघात कहते हैं, ठीक है ना, प्रतिघात, या इसी को रिएक्टेंस भी कहा जाता है। रिएक्टेंस, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस होता है, ये प्रतिरोध है, ठीक है ना। ये है आपका प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, और ये क्या है? ये आपकी धारा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में और होता क्या है? ये दोनों की दोनों वाइंडिंग, कौन सी? स्टार्टिंग और रनिंग, दोनों की दोनों वाइंडिंग परस्पर कितने डिग्री? 90 डिग्री इलेक्ट्रिक होती हैं। ये विद्युतीय रूप से 90 अंश के अंतराल पर जुड़ी होती हैं, ठीक है। और इसको प्रारंभ करने के लिए या स्प्लिट करने के लिए, फेज को स्प्लिट करने के लिए यहाँ एक क्या लगाया जाता है? रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है।
यहाँ पर एक प्रतिरोध स्थापित किया जाता है। और ये क्या है, ये है अपकेंद्रीय स्विच। अपकेंद्रीय स्विच लगाते हैं, इसको हम CFS भी कह सकते हैं। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जब मशीन को हम सप्लाई देते हैं, जब रोटर अपनी कितनी गति प्राप्त कर लेता है, जब रोटर 70 से 80% की स्पीड अपनी पूर्ण गति की, ठीक है ना, पूर्ण गति की 70 से 80% की स्पीड प्राप्त कर लेती है, तो CFS क्या होता है, CFS ओपन हो जाता है, खुल जाता है। जब CFS ओपन हो जाएगा, उस अवस्था में कौन सी कुंडली केवल कार्य करेगी, उस अवस्था में कार्य करेगी केवल ये वाइंडिंग आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, केवल आपकी गतिशील कुंडली ही कार्य करती रहती है। रोटर, ये रोटर क्या कंडीशन है, ठीक है ना। रोटर क्या होता है, रोटर जो होता है ये कैसा होता है, इसमें पिंजरा प्रारूपी, कैसा होता है, पिंजरा प्रारूपी होता है। और ये कैसा है, एकल पिंजरा होता है, ठीक है ना, एकल पिंजरा प्रारूपी इसमें रोटर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लीजिए सही से, जो जो मैंने बताया है इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध अधिक होता है, फेरों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। और तार इसमें जो होता है, ठीक है ना, तार कैसा होता है, SE वायर होता है, SE वायर होता है, कैसे, ताम्र का, कापर का वायर होता है ये, ठीक है ना। SE का मतलब होता है सुपर एनेमल्ड, ठीक है ना, कौन सा, सुपर एनेमल्ड, सुपर एनेमल्ड वायर होता है, ठीक है ना, तांबे का तार होता है। और ये भी SE वायर होता है, ठीक है ना, ये भी, ये दोनों वायर जो होते हैं, ये तार जो होते हैं दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना, परंतु थोड़ा सा मोटा पतला होता है। ये तार होता है कैसा, पतला, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग में पतला तार होता है और रनिंग वाइंडिंग में, ठीक है ना, ये पतला तार होगा, ये कैसा होता है, ये मोटा तार होता है, जिससे, ठीक है ना, मोटा तार, और ये पतला तार। याद रखना, स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर जो होता है ये पतला होता है, रनिंग वाइंडिंग का मोटा होता है। रेजिस्टेंस स्टार्टिंग वाइंडिंग में अधिक होगा, क्योंकि तार पतला होगा तो रेजिस्टेंस भी अधिक होगा, ठीक है ना। फेरों की संख्या अधिक लगाते हैं, ठीक है ना, तार पतला रहेगा तो फेरे ज्यादा लगा देते हैं, जब फेरे ज्यादा रहेंगे तो धारा भी कम रहेगी और प्रतिघात भी कम रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन को अपना याद रखना। आगे चलते हैं, अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी पर, क्या क्या इसके अंदर है, इतना तो देख लिए। अब इसके हार्डवेयर पोजीशन पर चलते हैं। हार्डवेयर पोजीशन में क्या है, सबसे पहले चलते हैं ऊपर से। इसका जो स्टेटर होता है, ठीक है ना, स्टेटर में क्या क्या होता है, ठीक है ना, स्टेटर जो होता है, स्टेटर में क्या क्या होता है, स्टेटर, इसके बाद बॉडी, ठीक है ना, इसके बाद रोटर, ये कंडीशन है, ठीक है ना। और इसके बाद नेम प्लेट, ठीक है ना, और इसके बाद नंबर प्लेट, ठीक है ना, इसके बाद नेम प्लेट या नंबर प्लेट कह सकते हैं, टर्मिनल होता है, ठीक है ना, टर्मिनल वर्क्स, ये कंडीशन है। अगर ये चीज जान गए तो जान लीजिए इसके विषय में सब कुछ पहचान लेंगे। तो स्टेटर किसका होता है, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है ना। इसमें खांचे कैसे होते हैं, खांचे होते हैं आंतरिक परिधि पर, याद रखना, आंतरिक परिधि पर, आंतरिक परिधि पर अर्धबंध खांचे, ठीक है ना, आंतरिक परिधि पर अर्धबंध खांचे होते हैं। और इसी में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कामा रनिंग वाइंडिंग, ठीक है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, ठीक है ना, कुंडलन करते हैं या कुंडलन 90 डिग्री विद्युत, ठीक है ना, पर स्थापित करते हैं, तो स्टेटर में क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है ना। और सिलिकॉन स्टील का बना होता है, कभी कभी इसी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, लैमिनेशन कहते हैं।
और ये 0.5 mm मोटाई का लेमिनेशन होता है, ठीक है ना। खांचे जो होते हैं आंतरिक परिधि पर होते हैं और अर्धबंद खांचे उपयोग में लाए जाते हैं छोटी मोटरों में, ठीक है ना। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग कुंडलन जो है इस खांचों में की जाती है और ये वाइंडिंग जो है 90 डिग्री परस्पर, ठीक है ना, विद्युतीय डिग्री के अंतराल पर होती है और इनको हम लेमिनेशन भी कहते हैं। जो स्टेटर होता है, स्टेटर को कहा बॉडी के आंतरिक भाग में स्थापित करते हैं, ठीक है ना, बॉडी के आंतरिक भाग में स्थापित करते हैं। याद रखना बॉडी किसकी होती है, जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं, सिंगल फेज की मोटरें होती हैं, इनकी बॉडी एल्यूमिनियम की ढलवा, एल्यूमिनियम ऑब्लिक कास्ट आयरन की ढलवा होती है। बड़ी मोटरों की जो बॉडी होती है ये फैब्रिकेटेड करके बनाई जाती है। याद रखना एल्यूमिनियम की बॉडी होती है, छोटी मोटरों की आपने दिल्ली पंप वगैरह की मोटर देखी होगी, इनकी बॉडी जो होती है ये ढलवा होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब रोटर क्या है कि रोटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, रोटर में कौन कौन से भाग होते हैं, जरा इनको देखते हैं। सबसे पहले रोटर में होता है क्रोड, ठीक है ना। ये क्रोड किसका बना होता है, ठीक है ना, जो क्रोड होता है स्टेटर क्रोड, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, याद रखना, ठीक है ना। जो क्रोड होता है ये किसका होता है, ये भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है ना, स्टील का बना होता है, याद रखना। और यहां पर क्या था, आंतरिक परिधि पर खांचे थे स्टेटर में, और रोटर में क्या होते हैं, बाहरी परिधि पर, बाहरी परिधि पर खांचे होते हैं, ठीक है, बाहरी परिधि पर खांचे होते हैं। और ये खांचे कैसे होते हैं, ये खांचे ये खांचे पूर्ण बंद, याद रखना ये खांचे पूर्ण बंद होते हैं। कैसे, ये खांचे पूर्ण बंद होते हैं और स्टेटर के खांचे अर्धबंद होते हैं, ठीक है। और इसमें कुंडलन कैसी होती है, ठीक है ना, कुंडलन कैसी होती है, पिंजरा कुंडलन होती है, ठीक है। और ये पिंजरा किसका बना होता है, ये एल्युमिनियम या कॉपर का पिंजरा बना होता है, ठीक है, एल्युमिनियम या कॉपर का पिंजरा बना होता है। और इसमें क्या होता है, शाफ्ट होती है, ठीक है ना। शाफ्ट किसकी बनी होती है, ये होती है नर्म इस्पात की, नर्म इस्पात की बनी होती है। इसको खराद मशीन पर, ठीक है ना, खराद मशीन पर बनाया जाता है, खराद मशीन पर बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक आइटम और होता है, शाफ्ट पर होते हैं बियरिंग, ठीक है ना। इसमें किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है, बाल बियरिंग, ठीक है ना, याद रखना बाल बियरिंग का उपयोग करते हैं। कौन सा, बाल बियरिंग, इस बियरिंग का इसमें उपयोग किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है ना। अब नेम प्लेट में क्या क्या होता है, नेम प्लेट में सबसे पहले होता है डायग्राम, मोटर जो होती है उसका डायग्राम होता है, ठीक है ना। कंपनी का नाम होता है, कंपनी का नेम होता है, फेज की संख्या होती है, सिंगल फेज की मोटर है, 2 फेज की या 3 फेज की, ठीक है ना। सबसे पहले डायग्राम होता है, कंपनी का नाम होता है, फेज की संख्या होती है, पावर फैक्टर होता है और वोल्टेज होता है, ठीक है ना, वोल्टेज होता है, धारा होती है, ठीक है ना। कुंडलन का प्रकार होता है, कुंडलन का प्रकार होता है, किस प्रकार की कुंडलन है, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी होती है इसमें, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी होती है। ये सभी चीजें नेम प्लेट पर दर्शाई जाती हैं,
ठीक है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और होता है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स में कितने टर्मिनल होते हैं, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। इसमें केवल 2 ही टर्मिनल होते हैं। और टर्मिनल बॉक्स जो होता है, इसके आंतरिक जो प्लेट होती है ये कैसी होती है, ये विद्युत रोधी होती है, ठीक है ना, विद्युत रोधी प्लेट होती है जिसके ऊपर ये टर्मिनल निकले होते हैं। तो दोस्तों ये डाटा याद रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है, इस डाटा को बहुत सही से अपना याद रखना। चलते हैं आगे। अब क्या करते हैं कि ये कंडीशन हो गई स्टेटर में जो हम बाइंडिंग करते हैं, इसके विषय में कुछ और पॉइंट हैं। इसको अपना नोट कर लेना बढ़िया से अपनी कॉपी पर, एक नोट्स बनाते जाइए। हमारा बनाया हुआ नोट्स, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो 90 से 95% परीक्षा में ना फंसे। तो दोस्तों यहाँ पर बाइंडिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। बाइंडिंग कौन सी होती है, इसमें वितरित बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, वितरित कुंडलन, जो हम स्टार्टिंग और रनिंग, ठीक है ना, यहाँ पर अभी कर रहे थे बात, RW और SW जो होती है ये किस टाइप की बाइंडिंग होती है, वितरित कुंडलन होती है। और कुंडलन को, ठीक है ना, कुंडलन को स्टेटर क्रोड में स्थापित करने के लिए विद्युत रोधन, विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है। ये विद्युत रोधन कौन सा होता है, जैसे मान कर चलिए कि ये आपका स्टेटर है और इसके अंदर ये खांचे कटे हैं, तो खांचों में कुछ पेपर टाइप का डाला जाता है जो इंसुलेशन होता है, ठीक है ना। इसमें जो पेपर डाला जाता है ये कौन सा होता है, क्राफ्ट पेपर, ठीक है ना, क्राफ्ट पेपर। ये कैसा होता है, सफेद, गुलाबी, पीला, इस टाइप के होते हैं, ठीक है ना, हरा भी हो सकता है। और कौन सा इंसुलेशन उपयोग में लाया जाता है जो विद्युत रोधन होता है, ठीक है ना, और होता है लेदोराइड पेपर, लेदोराइड पेपर। और बाइंडिंग के लिए उपयोगी और इंसुलेशन कौन सा है, कुंडलन को बांधने के लिए काटन टेप ऑब्लिक धागा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाइंडिंग जो होती है, वितरित वाइंडिंग करते हैं सिंगल फेज की मोटरों में। कुंडलन को स्टेटर क्रोड में स्थापित करने के लिए कुछ विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है। ये क्राफ्ट पेपर होता है, सफेद, गुलाबी, पीला, हरा रंग का। लेदोराइड पेपर भी लगाते हैं। और कुंडलन को बांधने के लिए हम कॉटन टेप या धागा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इंड सिरे, तो दोस्तों जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के बाद इंड सिरे जो होते हैं ये हमेशा हम किससे, ताम्र तार, ठीक है ना, ताम्र तार से इंड सिरे निकाले जाते हैं। और जिसमें इंड सिरों में क्या होता है, यहाँ पर 3 सिरे या 4 सिरे जैसे नॉर्मली निकाले जाते हैं। जैसे 4 सिरे अगर निकाले गए, ठीक है ना, 2 सिरे होते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के और 2 होते हैं रनिंग वाइंडिंग के, ठीक है ना। एक सिरा स्टार्टिंग वाइंडिंग का और एक सिरा रनिंग वाइंडिंग का आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो कभी कभी इसमें केवल 3 ही टर्मिनल निकले होते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में यहाँ पर CFS जोड़ दिया जाता है और इसी में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। अब इसके बाद इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट यही चले जाते हैं आपके किसके लिए, सप्लाई के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे और विस्तार पूर्वक बताएंगे, चलिए आगे। कूलिंग की व्यवस्था इसमें क्या होती है, जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं इसमें कुछ कूलिंग की भी व्यवस्था होती है। कैसे, इसकी वाइंडिंग ठंडी होती रहती है, ठीक है ना। कूलिंग के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना, जो कूलिंग होता है, शीतलन होता है कि वाइंडिंग को हम या पूरी मोटर को कैसे शीतलित करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले होते हैं 2 पार्ट, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर, ठीक है ना। स्टेटर में क्या होता है, इसके क्रोड में
क्रोड में डक्ट, डक्ट मतलब होता है नलियां, ये डक्ट बनी होती हैं, ठीक है ना, जिससे ये ठंडा होता रहता है। रोटर में रोटर डक्ट होती है, ठीक है ना, रोटर डक्ट, इसमें भी नलियां होती हैं। और साथ साथ में जो रोटर जब ढाला जाता है, ठीक है ना, ढालते समय इसमें इसके साथ फैन को भी निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। अब क्या है, इंड प्लेट, मोटर में इंड प्लेट होती है, एक होती है सामने, इसमें दो होती है, ठीक है ना, दो इंड प्लेट होती है, एक होती है फ्रंट इंड, ठीक है ना, एक होती है फ्रंट इंड प्लेट, और दूसरी होती है रियर इंड प्लेट। फ्रंट इंड प्लेट ये होती है जिस तरफ शाफ्ट निकली होती है, शाफ्ट बाहर निकली होती है, जिस साइड में शाफ्ट बाहर निकली होती है वो फ्रंट इंड प्लेट होती है, और जिस समय शाफ्ट बाहर नहीं निकली होती है वो रियर इंड प्लेट होती है। अब इन्हीं इंड प्लेटों में क्या होती है, इन्हीं इंड प्लेटों में बियरिंग, ठीक है ना, कौन सा, बॉल बियरिंग स्थापित करते हैं। बियरिंग जो होता है, बियरिंग इन्हीं इंड प्लेटों में स्थापित किया जाता है। इंड प्लेट जो होती हैं ये किस धातु की बनी होती हैं, तो ये होती हैं ढलवा इस्पात, ढलवा इस्पात की, ठीक है ना, इंड प्लेटें जो होती हैं ये बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं इसके अभिलक्षण वक्र पर। तो फ्रेंड्स टाइम भी ज्यादा हो रहा है, और अब इसके अभिलक्षण वक्र और सदिश आरेख, ये दो पॉइंट जो हैं हम इस मोटर के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए, दिखाते रहिए, अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। दोस्तों हमको आपसे कुछ नहीं, बस यही उम्मीद है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।